चलो करते हैं बिगिन आज के क्लास को। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में वही जाते जाते आपके ये क्वेश्चन हो गया था पूरा। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये वाला देखो इसको एक बार। ये कंपैरेटिवली इजी है थोड़ा सा। इसमें जैसा आपको दिया हुआ कि a प्लस टू बी का वैल्यू इतना है, टू ए प्लस बी का वैल्यू इतना है, और एक बार आपसे पूछा है कि a प्लस बी का आंसर बताओ, और एक बार पूछा है कि a माइनस बी का आंसर बताओ। अगर इनकेस a का और b का एग्जैक्ट वैल्यू पूछा हुआ रहता तो लास्ट क्लास की तरह ही लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करके आप पूरा आंसर निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा नंबर्स पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड कि अगर इस पूरे इक्वेशन को डायरेक्टली आप इसमें ऐड कर देते हो ना, तो a प्लस टू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3a, और 2b प्लस बी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 3b। तो ये कॉमन निकाल के उधर भेजो, फट से आपके a प्लस बी का आंसर आएगा। ठीक है, लिखो इसको, आप इक्वेशन 1 मार्क कर लो, मतलब इस गिवन सिचुएशन को, और इसको आप 2 बोल के मार्क कर, और फिर पहले हम अटेम्प्ट करेंगे 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 2 करने से a प्लस टू ए का वैल्यू हो जाएगा मेरे ख्याल में 3a, प्लस 2b प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा मेरे ख्याल में 3b, और इज इक्वल्स टू में मैट्रिक्स अगर ऐड करोगे तो 0 प्लस 3 का आंसर 3, माइनस 1 प्लस 7 का आंसर 6, 4 माइनस 1 का आंसर अगेन 3, 5 प्लस 1 का आंसर 6। इन दोनों में से वी कैन टेक 3 कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास में a प्लस बी, दिस इज इक्वल्स टू अगेन 3 6 3 6। दिस एम्प्लाइज a प्लस बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 3 6 3 6, अंदर ले जाने पे a प्लस बी इज इक्वल्स टू आई थिंक 1 2 1। ये आपका आंसर आएगा a प्लस बी का। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो ये पार्ट। नेक्स्ट आप मेरे को बताओ कि अगर a माइनस बी चाहिए मेरे को, तो क्या करने से फट से एक बार में आंसर आ जाना चाहिए। देर आर टू थिंग्स दैट वी कैन ट्राई। वन, वी कैन ट्राई कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं, बट उससे क्या निकलेगा देखो कि a प्लस टू बी माइनस 2a माइनस बी, तो अल्टीमेटली a नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए, ये तो पॉजिटिव चाहिए। तो ज्यादा बेटर ये होगी डायरेक्टली आप इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जो है वो अटेम्प्ट करके देखोगे क्या आता है। करूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इंप्लाइज 2a प्लस बी, ठीक है, और माइनस a प्लस टू बी, तो 2a माइनस a का आंसर बचेगा मेरे ख्याल में a, फिर b माइनस टू बी का आंसर मेरे ख्याल में बचेगा माइनस b, और दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे से, तो 3 माइनस 0 मेरे ख्याल में 3, 7 माइनस माइनस 1 तो मेरे ख्याल में 8, फिर माइनस 1 माइनस 4 तो मेरे ख्याल में माइनस 5, और 1 माइनस 5 तो मेरे ख्याल में माइनस 4। ठीक है, और यही आपका आंसर, क्योंकि इस बार a माइनस बी ही चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अभी तक मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स को साथ में ऑपरेट करने के लिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो हमने एडिशन पढ़ लिया है, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है, और स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमने पढ़ लिया ना। एडिशन के लिए क्या क्राइटेरिया था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्या क्राइटेरिया था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे बैठे एलिमेंट्स को आप ऑपरेट करते थे। लाइक ऐड करना है तो करेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स को आप ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है तो करेस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें बेसिकली वी शैल बी डीलिंग विद मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स, कि उसका आंसर कब आएगा, कैसे आएगा और कैसा आएगा। ठीक है, अब देखो एक एक करके। सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। लिखो लेट, ये लिख भी लो, नोट बन जाएगा आप लोग का। लेट ए m इंटू n एंड b p इंटू q, लेट a m इंटू n एंड b p इंटू q आर एनी टू मैट्रिक्स, आर एनी टू मैट्रिक्स, फुल स्टॉप। फिर लिखो नंबर 1, नंबर 1, while doing a इंटू बी, उसमें a को यानी कि इंटू के लेफ्ट वाले चीज को बोला जाता है प्री फैक्टर, एंड b यानी कि सेकेंड वाले चीज को बोला जाता है पोस्ट फैक्टर।
ठीक है, लेफ्ट वाले को बोलेंगे प्री फैक्टर एंड राइट वाले को बोलेंगे पोस्ट फैक्टर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, फॉर ए इंटू बी, फॉर ए इंटू बी टू एग्जिस्ट, नीचे लिखना कॉमा देके, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री फैक्टर must be equals to number of rows of post factor। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री फैक्टर शुड बी इक्वल्स नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर। इसी के नीचे लिखो दैट इज, अब इसे इंग्लिश में लिखना कि बीच वाला नंबर सेम, बीच वाला नंबर सेम। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, देखो कि जैसे आप ए टाइम्स बी परफॉर्म करना चाहते हो, ठीक है ना, तो ए का खुद का अपना कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, यहां पर हम कितना मान के चल रहे हैं उसको एम इंटू एन, और बी का खुद का कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा ई इंटू क्यू। इस मल्टीप्लीकेशन का आंसर को एग्जिस्ट कराने के लिए, इस मल्टीप्लीकेशन का कोई मीनिंगफुल आंसर पाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी कि ये दोनों को लिखने के बाद ना, ये जो बीच में जो नंबर का पेयर फंसा हुआ है, इन लोग को इक्वल होना पड़ेगा, तो ही आंसर आ सकता है। तो शॉर्टकट में समझोगे तो ऐसे याद रखना कि बीच वाला नंबर सेम होना चाहिए, और लॉन्ग कट में समझोगे तो ऐसे याद रखना कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री फैक्टर, क्योंकि लेफ्ट वाले को हम क्या बोलेंगे प्री फैक्टर, और ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसका नंबर ऑफ कॉलम, और ये पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी है पोस्ट फैक्टर और पी हो गया उसका नंबर ऑफ रोज। तो कभी कभार ना एजर्शन रीजनिंग में ऐसा कुछ स्टेटमेंट फ्रेम होके आ सकता है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर m into n, लेट बी बी अ मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर p into q, फॉर a into b टू एग्जिस्ट। वो ऐसा भी बोल सकता है कि n इज इक्वल्स टू p, और वो ऐसा भी बोल सकता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b। बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, इस टाइप का कुछ आ सकता है, इसीलिए आपको क्लैरिटी रहना चाहिए। ठीक है, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन कब आप परफॉर्म कर पाओगे, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा एग्जैक्टली सेम। उसी तरीके से मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स आप तब परफॉर्म कर पाओगे जब प्री फैक्टर वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट फैक्टर वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से क्या रहेगा इक्वल। इन बार बार इतना बड़ा बोलने में, इतना बड़ा अप्लाई करने में दिक्कत होगा आपको, तो आप बेस्ट क्या करना कि जिन दोनों आदमी को मल्टीप्लाई करना है ना, उनका नाम एक बार लिखना, लिखने के अंदर दोनों के नीचे उसका ऑर्डर किया तो इमेजिन करना, ये लिख लेना, और अगर लगे कि बीच वाला नंबर सेम आया है दैट मीन्स कि आप मल्टीप्लीकेशन के साथ में प्रोसीड कर सकते हैं, और इन केस अगर बीच वाला नंबर डिफरेंट हुआ तो फिर मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर मेरे ख्याल में। अगला पॉइंट लिखो 3 नंबर, हाँ हाँ ये चीज कॉपी कर लो ऐसे पे, ठीक है कर लो बचा हुआ तो। चलो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, लेट ए इंटू बी इज इक्वल्स टू, सपोज करो कि फाइनल आंसर इसका सी आता है, मतलब एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से फिर मल्टीप्लाई करके आंसर में भी तो कोई ना कोई मैट्रिक्स ही मिलेगा, तो सी का आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा वो तो क्या कि करने के बाद हमको पता चलेगा, लेकिन सी के ऑर्डर के बारे में जो है वो प्रेडिक्शन हम पहले ही कर सकते हैं। ठीक है, सी का ऑर्डर होगा m इंटू क्यू। इस मल्टीप्लीकेशन को एग्जिस्ट कराने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि ए का कॉलम और बी का रो सेम हो, और इसके आंसर का जो ऑर्डर है वो होता है आपके ए के रो और बी के कॉलम के हेल्प से। ठीक है, तो सी का ऑर्डर जो है वो हो जाएगा आपके पी इंटू पी नहीं सॉरी एम इंटू क्यू, यहाँ के एजम्पशन के हिसाब से। ठीक है, सी का ऑर्डर हो जाएगा m इंटू क्यू। तो आप लिखो कि लेट कैपिटल ए इंटू बी इज इक्वल्स टू सी, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहा है और आंसर कितना आ रहा है हमारा सी। नीचे लिखो देन ऑर्डर ऑफ सी विल बी, ऑर्डर ऑफ सी विल बी m इंटू क्यू, ऑर्डर ऑफ सी विल बी m इंटू क्यू। चलेगा, फोर्थ पॉइंट लिखो, while multiplying we shall operate each row
each row of prefactor, each row of prefactor with each column, with each column of post factor, each row of prefactor with each column of post factor, full stop, and one row along with one column, one row along with one column will give us one element, will give us one element, will give us one element. नीचे लिखना that is ऐसे लिखना आप उसको कि ith row of prefactor is equals नहीं, ith row of prefactor into jth column of post factor is equals to aij, is equals to aij of आंसर, aij ऑफ आंसर। ठीक है, अब ये सब चीज हो सकता है कि अभी आपके लिए सेंसिबल ना फील हो रहा हो, आपको थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, सब चीज एकदम सेंसिबल फ्री हो। आप एक चीज देखो, जैसे मानो कि ए को मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड बी को मैं रैंडमली ले लेता हूँ कुछ भी, मानो कि 4 2 3 9 8 7, ठीक है। ए का ऑर्डर बताओ कितना है, 2 इंटू, और बी का ऑर्डर कितना है, 3 इंटू। अभी मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या फील हो रहा है आपको कि ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा कि एग्जिस्ट नहीं करेगा? ए का ऑर्डर अगर मैं इमेजिन करूं तो ये 2 इंटू क्या है 3, और बी का ऑर्डर कितना है 3 इंटू 2। बीच वाला नंबर सेम दिख रहा है कि अलग दिख रहा है? सेम दिख रहा है, मतलब आई कैन प्रोसीड विद द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन करना कैसे है उस चीज पर थोड़ा ध्यान देना। हाँ, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और यहां से आएगा देखो 4 2 3 9 8 7। ठीक है, एक और चीज देखो कि जो फाइनली आंसर निकलेगा, अब आंसर क्या निकलेगा वो तो जब मैं करूंगा तब आपको पता चलेगा, लेकिन जो भी आंसर निकलेगा उसका ऑर्डर तो मुझे लगता है कि यहां से ऑलरेडी डिसाइडेड है। कितने ऑर्डर का होना चाहिए उसको, 2 by 2 के ऑर्डर का होना चाहिए। आगे चीज को प्रोसेस करने का तरीका क्या है उसको थोड़ा सा समझने आप ट्राई कर। ए जो है वो आपका प्री फैक्टर है कि पोस्ट फैक्टर? प्री फैक्टर। और बी क्या है आपका, पोस्ट फैक्टर। प्री फैक्टर का सारा रो यूज करें आंसर पाने के लिए, क्या यूज करेंगे बताइए, रो। और पोस्ट फैक्टर का आप क्या यूज करेंगे, कॉलम। ठीक है, और प्री फैक्टर का एक रो पोस्ट फैक्टर के एक कॉलम के साथ मिलके अपने आंसर का आपको बताएगा एक एलिमेंट। अब ये कैसे वर्कआउट करता है उसको थोड़ा समझने का आप ट्राई कर। ये वाला रो सपोज करो कि आप प्री फैक्टर का लेते हो और इसको पोस्ट फैक्टर के इस कॉलम के साथ में ऑपरेट करते हो। प्री का सारा आपको रो ही लेना है, कभी कॉलम नहीं लेना है, और पोस्ट का आपको कभी रो नहीं लेना है, हमेशा क्या लेना है, कॉलम ही लेना है। तो मान लो कि मैं इसका ये वाला रो लेता हूं और इसका मैं ये वाला कॉलम लेता हूं। ये प्री फैक्टर का कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, और ये पोस्ट फैक्टर का कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हेल्प से आपको अपने आंसर का A11 पोजीशन का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा बताओ, A11 पोजीशन का एलिमेंट मिलेगा। फिर जैसे इस रो का ऑपरेशन इसके साथ में खत्म हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद में आप इसी वाले रो को फिर अगले कॉलम के साथ में ऑपरेट करोगे। इस टाइम पर ये रो कौन सा है, फर्स्ट, ये कॉलम कौन सा है, सेकंड। तो आंसर कौन सा मिलेगा आपको, A12 मिलेगा। फिर क्या है कि इस रो के साथ में सारा कॉलम एग्जॉस्ट हो गया और कोई कॉलम है नहीं, तो चलो इस रो का काम खत्म। फिर अपन और जाएंगे अगले रो जो अवेलेबल है मेरे पास। मान लो कि मैं इस रो पे आया, तो इस बार मैं प्रीफैक्टर का कौन सा रो ले रहा हूं, नहीं सेकंड। प्रीफैक्टर का कौन सा रो है, ये सेकंड। तो सेकंड रो, और ये क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम विल गिव मी एलिमेंट ऑफ पोजीशन A21। ठीक है, फिर से इसका जब इसके साथ हो जाएगा तो फिर किसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे। उस टाइम पर आप रो कौन सा यूज कर रहे हो, सेकंड। कॉलम कौन सा यूज कर रहे हो, सेकंड। आंसर कौन सा मिलेगा, A22 मिलेगा। ठीक है, अच्छा इनको ऑपरेट करने का तरीका क्या है देखो। तो जब सपोज करो कि आप इसका इसके साथ में कार्यक्रम कर रहे हो ना,
इसका फर्स्ट ये मल्टीप्लाई करना है आप। देखना मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 टाइम्स 4। इसका सेकंड, इस लाइन का सेकंड क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 3, बीच में प्लस रहेगा। और इसका थर्ड क्या हो जाएगा बताओ 3 टाइम्स 8 और बीच में प्लस रहेगा। बोलो सर बीच में प्लस क्यों रहेगा? बिकॉज वन रो कंबाइंड विथ वन कॉलम इज सपोज टू गिव अस ओनली वन एलिमेंट। तो अगर मैं बीच में प्लस नहीं लगाऊंगा तो ये तो 3 एलिमेंट हो जाएगा। तो मैं बीच में प्लस लगा के इनको कंबाइन करके एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको यहां लिखाया था कि ith रो ऑफ प्री फैक्टर मल्टीप्लाइड विथ jth कॉलम ऑफ पोस्ट फैक्टर विल गिव यू a ij ऑफ आंसर। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हेल्प से जो भी एलिमेंट मिलेगा वो A11 पोजीशन का ही एलिमेंट होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर। फिर से इसको अब मानो कि इसके साथ तो कर लिया, अब किसके साथ करोगे? बगल वाले के साथ में। बताओ तो मेरे को क्या निकलेगा? 1 इंटू 2 बोलते चलो, 2 इंटू 9 और प्लस 3 इंटू 7। ठीक है ना? इस टाइम पर ये रो कौन सा था? फर्स्ट। ये कॉलम कौन सा था? सेकंड। इसीलिए पोजीशन कौन सा फिलअप हुआ है देखिए A12 फिलअप। अब फर्स्ट रो के साथ में सारा का पॉसिबिलिटीज खत्म। अब नेक्स्ट क्या करोगे? सेकंड रो पे जाओगे, फिर से सेम पैटर्न क्या होगा बताओ? 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 8। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या करोगे बताओ? 4 इंटू 2 और बोलो प्लस 5 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 7। ठीक है। अब बस इसको पूरा सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर। ठीक है, देख लेते हैं एक बार वो भी क्या आएगा आंसर। देखो 4 6 10 और 24, तो मेरे ख्याल में 34। सही कह रहा हूं? फिर यहाँ का देखो 2 18 20 और 21, तो मेरे ख्याल में 41। फिर यहाँ का देखो 16 और 15, 16 15 हाँ 31। फिर 48, तो 31 79। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके 79। फिर इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा 8 45, तो 53 और 42 तो 95। बढ़िया, ये आपका हो गया फाइनल। और देखो हमने शुरू में प्रेडिक्शन कर दिया था कि आंसर का ऑर्डर क्या रहने वाला है हमारे 2/2। आप यहाँ देख भी सकते हो कि 2/2 हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना और फिर क्या आप लोग इसको कॉपी कर लें। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है कॉपी में, पढ़ते जाओ कि जब भी आप ए इंटू बी करने का ट्राई करोगे तो उस टाइम पर ए को क्या मान के चलोगे, ये क्या बोलोगे आप प्री फैक्टर, बी को क्या बोलोगे पोस्ट फैक्टर। फिर ए इंटू बी को एग्जिस्ट करने के लिए क्या मैथमेटिकल कंडीशन है जिसको ट्रू होना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट फैक्टर। शॉर्ट में बोलोगे तो क्या बोलोगे कि बीच वाला नंबर सेम होना चाहिए। जिन दो आदमी को मल्टीप्लाई करना है जस्ट राइट देम डाउन, उसके नीचे उनके ऑर्डर्स को मेंशन करो और बीच वाला नंबर देखो सेम है तो आगे बढ़ो, और नहीं सेम है तो बोल दो कि मल्टीप्लीकेशन विल नॉट एग्जिस्ट। चलेगा। फिर वंस यू आर डिसाइडेड कि मल्टीप्लीकेशन इज गोइंग टू एग्जिस्ट, देन अनदर पॉइंट इज कि अगर आंसर आपका सी है तो आंसर का ऑर्डर यू कैन प्रेडिक्ट इट बिफोर हैंड। आप मल्टीप्लीकेशन करने से पहले ही जो है वो आंसर का ऑर्डर पता कर सकते हो। आंसर का ऑर्डर कैसे निकलेगा? m इंटू क्यू। मतलब प्री फैक्टर का जो रो है और पोस्ट फैक्टर का जो कॉलम है जो पहले यूज नहीं हुआ है बचा हुआ है अभी, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपको आंसर का ऑर्डर बता देगा। और लास्ट डे के आंसर निकालोगे कैसे? तो आप प्री फैक्टर से सारा का सारा रो यूज करोगे और पोस्ट फैक्टर से सारा का सारा कॉलम यूज करोगे। ith रो ऑफ प्री फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई jth कॉलम ऑफ पोस्ट फैक्टर विल गिव यू a ij एलिमेंट ऑफ द आंसर। ठीक है। मैं अगर मान लो कि ऐसे रैंडमली कुछ भी एक एमसीक्यू बनाता हूं, ठीक है, मैं बोल दूं कि यार देखो ए जो है वो 5 इंटू 4 के ऑर्डर का कोई एक मैट्रिक्स है, और मान लो कि मैं बोल देता हूं कि बी जो है वो 4 इंटू 6 के ऑर्डर का कोई एक मैट्रिक्स। अब मैं आपसे पूछूं कि ए इंटू बी का जो है वो ऑर्डर क्या होगा? 5 इंटू 6। मैं आपको बोलूं कि ए का थर्ड रो और बी के सेकेंड कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे को कौन सा एलिमेंट मिलेगा? A3। ये क्लियर होना चाहिए आप कि जैसे इसमें से जो रो पिक करोगे आप वो एलिमेंट के रो का पोजीशन बताएगा, और इसमें से जो कॉलम पिक करोगे आप वो आपको एलिमेंट का कॉलम का पोजीशन बताएगा। तो मतलब मल्टीप्लाइंग या ऑपरेटिंग थर्ड रो फ्रॉम ए एंड सेकेंड कॉलम फ्रॉम बी विल गिव अस A32 एलिमेंट ऑफ द आंसर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा, कर लो कॉपी कर लो इसको फटाफट। देखना ध्यान से, ये तो हो गया आप लोग का। ये क्वेश्चन आप लोग सेल्फ ट्रायल करो, ये तो सारा चीज मैंने लिखवा दिया, अब इसका टेंशन नहीं लेते। इसको ट्राई करो तो सब लोग, और देखो तो सही आंसर आता है क्या। लो ट्राई करो तो इसको।
चलो ठीक है, आंसर देखो एक बार। देखो ये आंसर 5 8 14 0 -1 1 और -1 0 1। अब राइट है कि रॉन्ग है ये राइट है सारा पक्का। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। इन केस अगर डाउट रहे तो फिर आगे और क्वेश्चंस आएगा तब बात करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन। एक बार बिना देखे ना मेरे को फटाफट वापस से पॉइंट्स थोड़ा सा रिमाइंड करा दो, क्या क्या बोला मैंने। इनटू करते समय इनटू के लेफ्ट साइड वाला प्री फैक्टर, राइट साइड वाला पोस्ट फैक्टर। फिर मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोज ऑफ प्री फैक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पोस्ट फैक्टर। ऐसे एज्यूम कर लूं कि चलो मल्टीप्लाई करके आंसर कुछ एक अगर मेरा आ रहा है तो उस आंसर का ऑर्डर हम प्री डिफाइंड वे में पहले से बता सकते हैं विदाउट इवन परफॉर्मिंग द मल्टीप्लीकेशन। और वो ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज ऑफ प्री फैक्टर एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल कम फ्रॉम पोस्ट फैक्टर। और उसके अंदर वाइल मल्टीप्लाइंग क्या होगा कि प्री फैक्टर से आप क्या उठाओगे, रोज। प्री फैक्टर से उठाना है रोज और पोस्ट फैक्टर से क्या उठाना है, कॉलम्स। और इसका एक रो उसका एक कॉलम एक दूसरे इसके साथ ऑपरेट होकर आपको क्या देगा, एक एलिमेंट। इसका आईएथ रो उसका जीएथ कॉलम एक साथ मिलकर आपको क्या देगा, आंसर का ए आई जी। आंसर का क्या देगा वो आपको ए आई जी। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ पे, ओके फाइन। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन है इस आइडिया पे बेस्ड, एक एक करके बात करते हैं। देखो, डिटरमाइन वेदर ए बी इज डिफाइंड एंड इफ डिफाइंड फाइंड द ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। ऐसे इसमें फर्स्ट वाले में बोल रहे हैं कि ए जो है वो एक 2x2 का मैट्रिक्स है और बी जो है वो एक 2x3 का मैट्रिक्स। तब अब आप बताओ कि ए बी डिफाइंड होगा कि डिफाइंड नहीं होगा। बीच वाला नंबर सेम है तो डिफाइंड होगा। और आंसर का ऑर्डर क्या होगा, 2 into 3 लिखूं फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। हियर ए बी इज डिफाइंड, ए बी इज डिफाइंड, ए बी इज डिफाइंड एंड order of AB, order of AB is equals to 2 into 3. Order of AB is equals to 2 into 3. आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लिखो, सेकेंड वाला देखो, बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ए का ऑर्डर क्या बोल रहा है सेकेंड वाले के लिए, 3 into 2। बी का ऑर्डर क्या बोल रहा है, 2 into 3। अगेन वी कैन सी कि बीच वाला नंबर तो सेम है तो मल्टीप्लीकेशन तो एग्जिस्ट करेगा। और आंसर का ऑर्डर क्या होगा, आई थिंक 3/3 या 3 into 3 लिखूं सेकेंड पार्ट के लिए। AB will exist, AB will exist and order of the answer will be 3 into 3, will be 3 into 3। अच्छा, इसमें ऐसे ही इफ आई आस्क यू कि फर्स्ट वाले पार्ट में व्हाट डू यू थिंक अबाउट बीए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का ट्राई तो हम उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, बी का ऑर्डर कितना है, 2 into 3 या 2/3। ए का ऑर्डर कितना है, 2 into 2। तो इसका यदि आप बीच वाला नंबर चेक करोगे ना बीए के फॉर्मेट में तो यू विल सी कि बीच वाला नंबर अलग है और अलग है तो ये मतलब मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका आंसर ही नहीं है। व्हाट अबाउट सेकंड पार्ट, उसमें बीए एग्जिस्ट करेगा क्या, ये हो गया बी, ये हो गया ए और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, 2 into 3 और वहां पर क्या आ जाएगा 3 into 2। तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ बीच वाला नंबर सेम है, इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। आंसर का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2 into 2। और इससे एक चीज और भी समझ में आता है, देखो कि नॉर्मल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में, हालांकि इस पे हम डिटेल में बात करेंगे जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तब, लेकिन नॉर्मल नंबर्स के केस में क्या होता है कि 2 into 3 का आंसर भी 6 और 3 into 2 का आंसर भी 6। बट दिस इज नॉट सेम फॉर मैट्रिक्स। आज आप यहाँ पर देखो कि a into b करते समय कितने ऑर्डर का आंसर मिल रहा था, मेरे ख्याल में 3 into 3 के ऑर्डर का। और b into a करते समय कौन से ऑर्डर का आंसर मिल रहा है आपको, 2 into 2 का। तो ऑब्वियसली उनको तो अलग अलग होना ही पड़ेगा। ठीक है, इन सब छोटे छोटे चीजों को दिमाग में रखने का ट्राई कर। क्लियर मेरे ख्याल में, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पढ़ो इसको, एनसीईआरटी से ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो फिर बात कर। चलो देखो एक इसमें देखो दिया हुआ जो स्टेटमेंट है ना आपको, वो दिया हुआ आपको पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। आप एनालिसिस यहां से भी कर सकते हो, लेकिन फिर बचपन में एक चीज मैंने पढ़ा हुआ है कि 2x प्लस 3xy को मैं क्या कर सकता हूँ कि x को कॉमन लेके और मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + 3y और x को हम बाहर कर सकते हैं, ये पढ़ा हुआ हम लोग। तो यहां से भी एनालिसिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एनालिसिस को सिंपल रखने के लिए हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि p + w रख लो और इधर y को चिपका दो।
ठीक है। इसमें भी एक कैच है जिसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, कि नंबर्स के टाइम पर ना जब आप ये एक्स और वाई को कॉमन निकालते थे तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्स को कॉमन निकाल के राइट में प्लेस करते हो या मानो कि आप एक्स को लेफ्ट में प्लेस कर लेते हो, ये चीज भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस सिचुएशन के लिए ये भी राइट और ये भी राइट है, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं हो। मैट्रिक्स में क्या है कि जिस साइड वो सिचुएटेड है ना उसी साइड आपको कॉमन निकाल के रखना पड़ेगा। अगर ये लोग दोनों का दोनों राइट में सिचुएटेड था तो कॉमन निकल के भी वो राइट में ही चिपका हुआ रहेगा, और अगर ये लेफ्ट में सिचुएटेड होता तो ये कॉमन निकल के लेफ्ट में ही चिपका हुआ रहेगा। ये बात क्लियर है। अब आप मेरे को एक एक करके पी का, डब्ल्यू का और वाई का एज पर क्वेश्चन ऑर्डर्स बताओ। पी का ऑर्डर क्या है? मेरे ख्याल में पी इंटू पी। फिर डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है? एन इंटू सी। और वाई का ऑर्डर क्या है? थ्री इंटू के। अब एक एक करके देखते जाओ। वाई के साथ में थोड़ा बाद में बात करेंगे। यहां पर बेसिकली आप दो मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के लिए रिकॉल करो कि क्या क्राइटेरिया था, क्या कंडीशन था कि कब आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो P और W एक दूसरे में तभी ऐड हो सकता है जब P का ऑर्डर और W का ऑर्डर एक दूसरे से क्या रहे? सेम। दैट विल टेल अस कि P का वैल्यू N के इक्वल होना चाहिए और K का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के इक्वल होना चाहिए। ये बात समझ में आया? क्लियर है ये चीज? एक बार मैं फिर से इसको लिख देता हूं कि P प्लस W और टाइम्स ऑफ यहां पर क्या लिखा हुआ? Y। अब एक तो कंडीशन मेरे को यहां से मिल गया कि फॉर P प्लस W टू एग्जिस्ट हमको मिलेगा P इज इक्वल्स टू N, और क्या मिलेगा बताऊं? A इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, कैन यू गेस कि P प्लस W का सॉल्व करने के बाद में ऑर्डर कैसा आया होगा? दो चीज बोल सकते हैं हम। बोल सकते हैं कि P प्लस W का जो ऑर्डर है ना ओवरऑल, ठीक है ना, उसमें राइट साइड में या तो आप K लिख लो या 3 लिख लो, और लेफ्ट साइड में या तो P लिख लो या फिर क्या लिख लो? N लिख लो। ठीक है, मैं एक बार के लिए मान लो कि ऐसे रैंडमली लिखता हूँ, P इंटू 3 लिख लेता हूँ क्योंकि ये भी तो 3 के इक्वल ही है। आया समझ? और Y का ऑर्डर क्या है आपके पास में? 3 इंटू की। अब आप एक बार चेक कर लो कि अगर P प्लस W का ऑर्डर ये वाला होता है और Y का ऑर्डर ये वाला होता है तो मल्टीप्लीकेशन में कोई इशू आएगा? मल्टीप्लीकेशन में इशू नहीं आएगा। तो ओवरऑल इसको एग्जिस्ट कराने के लिए जो कंडीशन, जो क्राइटेरिया मेरे को चाहिए उसमें से एक कंडीशन है कि P का वैल्यू N के साथ में क्या होना चाहिए? इक्वल। और उस मोमेंट पे K का वैल्यू कितना होना चाहिए? 3। ठीक है, ये दोनों अगर वैलिड हो गया तो इस चीज का आंसर जो है वो एग्जिस्ट करने लग जाए। क्लियर मेरे ख्याल में? लिखो, आप ऐसे लिखो इसको। पहले लिखो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। दिस एम्प्लाइज पी प्लस डब्ल्यू ब्रैकेट में और कॉमन ले लो आप वाई। पी प्लस डब्ल्यू ब्रैकेट में और कॉमन ले लो आप वाई। आगे लिखो नाउ, ये एम्प्लाइज नहीं मतलब इसमें इक्वल होना चाहिए। इक्वल पी प्लस डब्ल्यू ब्रैकेट में और इधर वाई। फिर नीचे लिखो नाउ फॉर पी प्लस डब्ल्यू टू एग्जिस्ट, फॉर पी प्लस डब्ल्यू टू एग्जिस्ट वी मस्ट हैव दो बात होना चाहिए, p इज इक्वल्स टू n एंड k इज इक्वल्स टू 3। एंड k इज इक्वल्स टू 3। नीचे लिखो अगेन ऑर्डर ऑफ अगेन ऑर्डर ऑफ p प्लस w विल बी। हम दो बात बोल सकते हैं, या तो p इंटू 3 बोल देंगे या n इंटू 3 बोल देंगे, बात एक ही। तो आप p इंटू 3 लिख लो। ऑर्डर ऑफ p प्लस w विल बी p इंटू 3 एंड ऑर्डर ऑफ y is 3 into k। hence p plus w into y। इस तरीके से p plus w ब्रैकेट में into y will exist। मतलब इसके एग्जिस्टेंस के लिए कोई इशू अलग से मेरे को नहीं आएगा। नीचे लिखो hence अल्टीमेटली आपको क्या मिला? p is equals to n and k is equals to 3। p is equals to n and k is equals to 3। ठीक है, ये कंडीशन है। चलेगा? हालांकि अगर सब्जेक्टिव में नहीं आता, हो सकता है कि ये एमसीक्यू में भी आ जाए, तो इतना नहीं करना, बस जज करके आप टिक कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसको खुद से ट्राई करो एक बार, मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है। थोड़ा सा एक बार मैं बस बोल देता हूँ, फिर आप लोग ट्राई कर लेना। इसका ऑर्डर क्या फील हो रहा है आप? 1 इंटू 3। इसका ऑर्डर क्या फील हो रहा है? 3 इंटू 3। आंसर का ऑर्डर क्या होगा करने के बाद? 1 इंटू 3।
तो यहां से आपको सॉल्व करने के बाद में इसी टाइप का कोई एक मैट्रिक्स मिले और फिर वहां के आंसर का मैट्रिक्स माइनस ये वाला मैट्रिक्स, कुछ एक आंसर आ जाएगा। आप निकालो उस आंसर को, ट्राई करो। सब लोग आओ तो देखो तो यहाँ पे मैं भी करता हूँ एक बार। अभी देखो ऐसे करेंगे कि जैसे इसका ये वाला रो और इसका ये वाला कॉलम, तो क्या आना चाहिए बताओ? मेरे ख्याल में 1 × 7 -0 और -21, तो 7 - 21 ये फर्स्ट एलिमेंट होगा। फिर से फर्स्ट कॉलम से गया, अब ये वाला रो सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा बताओ? आई थिंक 1 माइनस कितना 4 और प्लस मेरे ख्याल में 15, और नेक्स्ट वाले में आई थिंक 5, फिर -8 और मेरे ख्याल में +0, ऐसा आएगा। ठीक है, और माइनस अलग से क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे? 2 -5 एंड 7। ठीक है, सो ऑल टुगेदर ध्यान से देखोगे तो ये क्या आ जाएगा? -14, ये वाला मेरे ख्याल में 12 और वो वाला मेरे ख्याल में -3, और यहाँ पर है आपके पास में 2 -5 एंड 7। सो सॉल्व करने पे -14 -2 कितना आ जाएगा? -16, 12 माइनस -5 तो कितना आ जाएगा? 17, और -3 -7 तो मेरे ख्याल में -10। ये आपका आंसर है। चलेगा? राइट आया था? नहीं? ठीक है, धीरे धीरे राइट हो जाएगा, कोई बात नहीं। मल्टीप्लीकेशन अगर फर्स्ट डे देख रहे हो ना तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। चलो आगे यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इसको यदि आप सही सही से समझ लेते हो ना तो मतलब मल्टीप्लीकेशन का आपका झमेला खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसको एक काम करना कि आप मत करो, मैं ही करता हूँ, आप मेरे को करते हुए देखो एक, फिर आप आराम से कॉपी कर ले। आपको इसमें क्या बोला हुआ है देखो, समझना अच्छे से। आपको बोल रहा है कि ए ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है, सी ये मैट्रिक्स है, और आपको फाइंड करना है ए इंटू बी इंटू सी का वैल्यू, जिसमें भी वो क्लैरिफाई कर दिया कि पहले क्या फाइंड करना है आपको? ए इंटू बी, वट एवर आंसर कम्स अप उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? सी। क्लियर? चलो यहां देखो, पहले अपन ए बी फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या है। ए का फॉर्मेट क्या था बताओ? एक्स वाई जेड, हॉरिजॉन्टली एक्स वाई जेड। बी का फॉर्मेट क्या है बताओ? ए एफ जी, ए एफ जी, फिर एफ बी एच, और फिर जी एच सी, जी एच और सी। ठीक है, अब घबराना मत, आंसर तो लास्ट में जाके कुछ अजीब सा ही आएगा, बस अब लेकिन स्टेप्स को क्या है कि प्रॉपर्ली फॉलो अप करने का ट्राई कर। इसका ऑर्डर कितना? 1 × 3। इसका ऑर्डर कितना? 3 × 3। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? 1 × 3, राइट? तो इसका फर्स्ट रो, उसका फर्स्ट कॉलम इज गोइंग टू गिव यू A11। क्या आ जाएगा बताओ? x इंटू ए एक्स, और बोलो प्लस एफ वाई और प्लस जी जेड। ये ओके है मेरे ख्याल? ठीक है, अब आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जा रहे हो, तो एलिमेंट आपके नीचे आएगा कि राइट साइड में आएगा? राइट साइड में आएगा। क्लैरिटी होना चाहिए इस चीज में। क्या होगा बताओ? एफ एक्स, आगे बोलो बी वाई, और बोलो एच जेड। ठीक है, फिर से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो नीचे आना है कि राइट साइड जाना? राइट साइड। क्या होगा बताओ? जी एक्स, और बोलो प्लस मेरे ख्याल में एच वाई, और बोलो प्लस सी जेड। क्लियर? आया यहां तक समझ? ये किसका आंसर आएगा? ए बी का आंसर आएगा। अब मान लो कि मेरे को चाहिए नेक्स्ट ए बी इंटू, ये इसी पे काम करता है, ए बी इंटू सी चाहिए ना अपने को। ठीक है, मेरे को चाहिए ए बी टाइम्स सी, तो ये ए बी का आंसर है, और सी का आंसर क्या चिपका दूंगा यहाँ पे? वर्टिकली एक्स वाई जेड। देखो ये समझ में आता है कि नहीं आता? दिस वाज ए, दिस वाज बी, सॉल्व किया इसको, ये ए बी का आंसर आया। नेक्स्ट आई एम सपोज टू फाइंड व्हाट? ए बी इंटू सी। तो ए बी का जो आंसर आ रखा था, दिस वाज आंसर ऑफ ए बी, राइट? ए बी के आंसर में मैंने साइड में चिपका दिया सी, और अब मैं ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। क्लियर है मेरे ख्याल में यहां तक सारा? अब इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो पहले आप दिमाग से सोचो कि ये जो मैट्रिक्स है आपका ए बी, ये कौन से ऑर्डर का है? 1 × 3। सी कौन से ऑर्डर का है? आंसर कौन से ऑर्डर का एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 1 × 1, मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग अ सिंगल एलिमेंट, जस्ट वन एलिमेंट। ठीक है, सो फर्स्ट रो into first column is supposed to give you A11 of your answer, right? बस वो A11 का साइज बहुत बड़ा हो,
चलेगा, लेकिन है ए 1 1 ही, चलेगा ना? क्या करोगे बताओ? दिस टाइम्स एक्स। चलो तो मैं एक बार सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ऐसे लिख देता हूं। तो एक्स टाइम्स बोलो ए एक्स प्लस एफ वाई प्लस जी जेड। वेरी गुड। नेक्स्ट दिस इनटू वाई, और बीच में प्लस भी रहेगा तो प्लस वाई इनटू, बोलो एक बार, प्लस एच जेड, और बोलो प्लस जेड इंटू जी एक्स प्लस एच वाई प्लस सी जेड। तब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड ऑब्वियसली एज वी वेर एक्सपेक्टिंग कि 1 into 1 का आंसर आना चाहिए था मेरे। खोलो देखो आ ही गया होगा। क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स वाई, और बोलो जी एक्स जेड, और बोलो एफ एक्स वाई अगेन प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एच वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। ठीक है, बोलते बोलते मुंह दुख जाता है, ठीक है। अब वापस से वही कि थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर देंगे ताकि सब बढ़िया बढ़िया दिखाई दे, ठीक है ना? तो सारा स्क्वायर वाले को आप इकट्ठा कलेक्ट कर लो और आगे ले आते हैं इन लोग। क्या हो जाएगा बताओ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड, और क्या होगा बताओ? अब ध्यान से देखना यहाँ पे, हाँ, मतलब अपन क्या करेंगे, मतलब मैं काट नहीं रहा हूँ, जस्ट मार्क कर रहा हूँ। एफ एक्स वाई और एफ एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 एफ एक्स वाई, फिर जी एक्स जेड और जी एक्स जेड, तो प्लस 2 GXZ, और फिर एच वाई जेड तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ HYZ। ये आपका फाइनल आंसर। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? ठीक है, इसको आराम से धीरे धीरे कॉपी कर लो। ये कंप्लीट, अच्छे से कंप्लीट, समझ के कंप्लीट, तो मल्टीप्लीकेशन आपका क्लियर एकदम। ओके, अगला पेज देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। अगला क्वेश्चन देखो इस, ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू मेट्राइसेस सच दैट a plus b and a into b both exist, then show that a and b are two square matrix of the same। मतलब a और b कोई रैंडम दो मैट्रिक्स है जिसमें a प्लस b करने से भी उसका आंसर एग्जिस्ट कर रहा है और a इंटू b करने से भी उसका आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, और मुझे शो करना है कि इस सिचुएशन में a और b दोनों का दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और वो भी सेम ऑर्डर का। ठीक है, तो लिखो लेट ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल्स टू m इंटू n and order of b is equals to p into q। Let order of a is equals to m into n and order of b is equals to p into q। आगे लिखो, now for a plus b to exist, a plus b to exist, a plus b के लिए क्या था कंडीशन कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हमको क्राइटेरिया मिलेगा m वाला पार्ट शुड बी इक्वल्स टू p वाला पार्ट एंड n वाला पार्ट मस्ट बी इक्वल विथ q वाला पार्ट। m इक्वल्स टू p एंड n इज इक्वल्स टू q, ये मार्क कर लो आप इक्वेशन नंबर 1। चलेगा? फिर आगे आप लिखो अगेन, अगेन फॉर ए इंटू बी, फॉर ए इंटू बी टू एग्जिस्ट, ए इंटू बी एग्जिस्ट करने के लिए क्या नेसेसरी था कि बीच वाला चीज सेम होना चाहिए, राइट? तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? m इंटू एन, और इसका ऑर्डर कितना हो गया? p इंटू क्यू, और बीच वाला चीज क्या हो गया? n और p, तो उसको इक्वल होना चाहिए। फॉर a इंटू बी टू एग्जिस्ट आप लिखो n मस्ट बी इक्वल्स टू p। चलेगा? अब इसी के अगले स्टेप में आप लिखो दिस एम्प्लाइज, यहां जरा बोर्ड पर देख लो एक बार, n किसके साथ इक्वल है पहले से? q के साथ, और p किसके साथ इक्वल है पहले से? m के साथ। तो इन दोनों का इक्वल होना बेसिकली क्या सजेस्ट करेगा कि सब लोग ही इक्वल है। तो लिखो दिस एम्प्लाइज, आप पहले बीच में लिखो n इक्वल्स टू p, n के लेफ्ट में चिपका दो q और p के लेफ्ट में चिपका, मतलब राइट में चिपका दो आप m, तो चारों आदमी इक्वल हो गए। ठीक है, दिस एम्प्लाइज q इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू m, साइड में यहां लिख दो फ्रॉम क्या 1। नीचे लिखो नाउ लेट, लेट m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू, लेट m, मतलब चारों इक्वल आ गया ना, तो चारों को मैं सेम वेरिएबल में कन्वर्ट करने का प्लान कर, तो लिखो m इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू k
ऐसा हम एज्यूम कर ले रहे हैं। लेट m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू t। ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर। अब ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो पहले क्या होता था m इंटू एन, लेकिन अब तो सबको k मान लिया तो क्या हो जाएगा k इंटू के। और सिमिलरली ऑर्डर ऑफ b क्या हो जाएगा, वो भी k इंटू के। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि a और b दोनों का ऑर्डर एक तो सेम हो गया, और प्लस रो का और कॉलम का क्वांटिटी इक्वल होने से वो लोग दोनों कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। हेंस दे आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। नीचे लिखो देयरफॉर a and b, a and b are square matrix of same order। a and b are square matrix of same order। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां से थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आना स्टार्ट होगा। ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो है मैं एक एक बार आपको लिखाता जाऊंगा। ठीक है, एक सेट ऑफ फॉर्मूला लिखो आप। देखो नोट, नोट में सबसे पहले लिखो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। याद है किसी को क्या होता था, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, फिर इसी में अगर माइनस होता है यहाँ पे तो यहाँ पर भी क्या हो जाता, माइनस। सिमिलरली कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता था, अगर याद है तो कॉस एक्स कॉस वाई उल्टा होता था माइनस साइन एक्स साइन वाई। वेरी गुड। और अगर यहां माइनस होता तो वहां क्या हो जाता। ठीक है, लिख लो इसको एक बार। ट्रिग्नोमेट्री में बीच बीच में जहां जहां मुझे लगेगा कि ये रिजल्ट्स एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए, मैं लिखवाता जाऊंगा। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि ए सबस्क्रिप्ट थीटा का एक्सप्रेशन अगर ये वाला है तो सबसे पहले प्रूव करो कि ए थीटा वन इंटू ए थीटा टू इज इक्वल्स टू ए थीटा वन प्लस थीटा टू। और फर्दर उसके मदद से प्रूव करो कि ए थीटा होल टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए सबस्क्रिप्ट एन थीटा। ठीक है, तो पहले हम इस पार्ट पे फोकस करते हैं एक बार। ये हो जाने के अंदर वो कैसे होगा वो मैं आपको समझा दूं। ठीक है, इस पे फोकस करने के लिए कैसे प्रोसीड करना चाहिए एक बार आप देख लो, और समझ में आने लग जाए तो हल्का हल्का आप लिखते भी जाना। ठीक है, देखो ध्यान से। इसके एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। ए थीटा वन टाइम्स ए थीटा टू। सोचना अच्छे से, हाँ। ए थीटा का मतलब ये वाला है, तो ए थीटा वन का क्या मतलब कि जहां जहां थीटा है वहां वहां थीटा वन बिठा दो। तो एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, गेस करो एक बार। वन माइनस साइन थीटा वन। अच्छा, इनमें कनेक्शन नहीं है, वो नेगेटिव साइन थीटा वन अलग एलिमेंट। फिर इधर साइन थीटा वन, वेरी गुड। और बोलो कॉस थीटा वन, शानदार। और उधर थीटा टू की जगह पर कॉस थीटा टू नेगेटिव ऑफ साइन थीटा टू। और बोलो साइन थीटा टू। और बोलो कॉस थीटा टू। क्लियर मेरे ख्याल में। अब जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आइडिया था हमारा, रो इंटू कॉलम के फॉर्मेट में, इसका ये वाला रो इसका ये वाला कॉलम। ये तरीका तो होगा। क्या आएगा बताओ मेरे को, ध्यान से सोच सोच के। आई थिंक कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू। तो यहां पर कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस साइन क्या थीटा वन साइन थीटा टू। आया फील, क्लियर है। अब इसका फर्स्ट रो उसका सेकंड कॉलम तो क्या आएगा बताओ, माइनस, सब लोग ट्राई करो, माइनस ऑफ कॉस थीटा वन साइन थीटा टू। और इसमें भी माइनस है तो माइनस ऑफ क्या साइन थीटा वन कॉस थीटा। ये समझ में आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ। दिस इंटू दिस, तो ये वाला इंटू ये वाला होगा, और ये वाला इसके साथ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्लियर ना। अच्छा, एक बार लिखो मत, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार मेरे को आप समझा दो, आप समझा दो मुझे, फिर आप कॉपी कर दो। अभी तक क्लियर है पूरा। फर्स्ट रो से आई थिंक सारा सिंप्लीफिकेशन खत्म। अब किधर शिफ्ट करना है अपने को, सेकेंड रो की तरफ। तो इसका सेकेंड रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो क्या फील करते क्या आना चाहिए, साइन थीटा वन कॉस थीटा टू, सही जा रहे हो। और बोलो प्लस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू। हैप्पी। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बताओ, माइनस ऑफ साइन थीटा वन और उधर से साइन थीटा टू। और ये माइनस साइन भी एक्चुअली इधर से ही आया, हाँ। तो दिस इंटू दिस था, तो अब क्या रहेगा प्लस कॉस थीटा वन। और बोलो
cos थीटा 2 आया समझ? पक्का? और मुझे लग रहा है कि सारा चीज सॉर्टेड है एकदम, ठीक है। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये मेरे ख्याल में cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये वाला एक्सप्रेशन sin ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये वाला एक्सप्रेशन cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन में थोड़ा ध्यान से सोचो, आप माइनस कॉमन ले लो, फिर वो साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिखा हो, देख रहे हो ना, साइन कॉस, तो नेगेटिव कॉमन लेने से साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ, एक ही लाइन में यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला आप लोग बताओ क्या होना चाहिए इसका शॉर्ट फॉर्म, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। हैप्पी? चलेगा ना ये चीज? इसका शॉर्ट फॉर्म माइनस साइन कॉमन लेके बाहर और फिर साइन ऑफ क्या, थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसका डायरेक्टली आई थिंक साइन ऑफ क्या, थीटा 1 प्लस थीटा 2, और इसका आई थिंक कॉस ऑफ क्या, थीटा 1 प्लस थीटा। ठीक है। अच्छा, इसको आप अगर ध्यान से सोचोगे, ध्यान से आप कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड ये सेम ही स्ट्रक्चर है। जहां जहां इसमें कॉस था वहां वहां उसमें भी कॉस है, जहां जहां इसमें साइन था वहां वहां उसमें भी साइन है, जहां जहां इसमें प्लस था वहां वहां उसमें भी प्लस है, जहां जहां इसमें माइनस था वहां वहां उसमें भी क्या है, माइनस। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? बस एक फर्क है कि इसमें हर जगह थीटा था और उसमें हर जगह थीटा 1 प्लस थीटा 2 है। दैट मीन्स कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए थीटा 1 प्लस थीटा। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया प्रूफ, पहले यहां तक कॉपी कर लो फिर आगे बता। ठीक है, सेकंड पार्ट देख रहे हैं एक बार, यहां तक डन मेरे ख्याल में। सेकंड पार्ट में क्या होगा, देखो कि मेरे को प्रूव करना है कि ए टू द पावर एन थीटा इज इक्वल्स टू ए एन थीटा ना। तो मैं बिगिन करूंगा ए थीटा के स्क्वायर से, एन पे मैं थोड़ा मतलब रुक के पहुंचूंगा। एक बार आई विल स्टार्ट विद स्क्वायर। स्क्वायर का क्या इंटरप्रिटेशन रहेगा बताओ? आई थिंक ए थीटा टाइम्स ए थीटा। ठीक है। अभी अभी जो रिजल्ट मैंने प्रूव किया वो तो यही वाला था ना, कि दो जन का प्रोडक्ट अल्टीमेटली सबस्क्रिप्ट में जाके इन दोनों थीटा का सम हो जाता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अल्टीमेटली क्या हो जाएगा जाके, ए थीटा प्लस थीटा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, ए टू थीटा। तो अल्टीमेटली आई गॉट ए थीटा का जो स्क्वायर है ना दैट इज बेसिकली ए टू थीटा। ठीक है। इसी तरीके से कोई बच्चा अगर मान लो कि ए थीटा का क्यूब फाइंड आउट करना चाहे तो उसको क्या मिलेगा, उसको पहले ऐसा मतलब क्या कि वो सोच लेगा कि ए थीटा का स्क्वायर इंटू ए थीटा, इसका रिजल्ट ऑलरेडी ए टू थीटा आ रखा है, तो ये हो गया ए टू थीटा इंटू ए थीटा, और फिर ये सम कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए थ्री थीटा। तो फ्रॉम हियर आई कैन सिंपली से कि यार स्क्वायर किया तो टू थीटा हो गया, क्यूब किया तो थ्री थीटा हो गया, तो डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से ए थीटा टू द पावर एन करेंगे अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये ए एन थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर। तो चलो आज यहीं पर रुक जाएंगे एक बार।